नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के विषय अतीत के पाठ संख्या 1 क्या कब कहाँ और कैसे से शुरुआत करेंगे। तो अतीत में किसी को घटना, अतीत में कोई किसी घटना को जानने का पता करने के चार क्वेश्चन से हम किसी भी अतीत में घटित घटना का पता कर सकते हैं। तो वो चार शब्द कौन कौन से? एक तो है क्या, एक है कब, कहाँ और कैसे। इन चार शब्दों से हम पता कर सकते हैं कि अतीत में कोई घटना घटित हुई हो, कैसे घटित हुई इसके बारे में। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं कि कोई लड़का एक आया मेरे पास भागते हुए और उसने कहा कि कल शाम को किसी तूफान की वजह से कोई बगीचे में कोई आम का पेड़ नीचे गिरने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई। तो वैसे ही लड़का आएगा मेरे पास भागते, मैं पूछूंगा क्या हो, तो वो घटना बताएगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, बगीचे के अंदर पेड़ गिर गया और वो बताएगा कि क्या क्या हुआ। फिर मैं पूछूंगा कब हुआ ये घटना, तो वो कहेगा कल शाम को ये घटना। फिर पूछो कहाँ हुई, तो बताएगा बगीचे में उस स्थान पर। कैसे हुई, तो बताएगा वे चक्रवात आने की वजह से। अतीत के अंदर 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले जो भी घटना घटित हुई वो अतीत के अंदर आती है, फिर इतिहास के अंदर आती है। तो जो भाई ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है 1 मिनट पहले या फिर 1 सेकंड पहले, 1000 साल पहले या फिर 10,000 साल पहले, तो उसका हम पता कैसे कर सकते हैं? तो पता करने के कुछ, जैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि अतीत में कोई घटना हुई, उसको पता कैसे कर सकते हैं? तो पुस्तकों से पता कर सकते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से पता कर सकेंगे। तो प्राचीन काल की पुस्तकें या फिर वर्तमान की जो पुस्तकें हम जो पढ़ रहे हैं पुस्तकें, इससे या जो हम आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य या शोध के बारे में, तो हम पुस्तकों से भी हमें पता चलता है कि पुस्तकों के अंदर लिखा होता है, हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले के समय वो आ जाता है ऐसे। तो पुस्तकों से हमें पता चलता है। पुस्तकें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, विदेशी पुस्तकें भी होती है, देशी पुस्तकें, क्षेत्रीय भाषा में लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, पांडुलिपि वगैरह से होती है। अभिलेख, प्राचीन काल के बहुत प्राचीन समय के जो राजा वगैरह जो लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए अभिलेख वगैरह लिखते थे, तो अभिलेखों से भी पता चलता है कि वो कौन सी घटना कब घटी थी। जैसे अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, कौन से वर्ष राजा बनाया, कौन से वर्ष कौन से युद्ध किए, इसके बारे में पता चलता है। और किससे पता चलता है? पांडुलिपियों से चलता है कि जो ताड़ के पत्थरों पर जो लेख लिखे होते हैं, हाथ से लेख लिखे होते हैं, पांडुलिपियों से प्राचीन काल ऋग्वेद की जो पांडुलिपियां उनसे पता चलता है कि उसमें कौन कौन से युद्ध, जैसे 10 साल के युद्ध है, या फिर उस समय कौन सी कैसी सामाजिक वर्ण व्यवस्था वगैरह थी, आश्रम व्यवस्था, उसका पता चलता है। प्राचीन बर्तनों से, मृत भांडों से, मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तनों से, तो ये मिट्टी के बर्तनों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार के बर्तन रखते थे, या फिर बर्तनों का जो डिजाइन होती है वो किस प्रकार की, या जो मिट्टी के बर्तन उसे कार्बन 14 पद्धति से पता कर सकते हैं कि ये बर्तन कितने वर्ष पुराने हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कब लोग सर्वप्रथम किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम उपयोग में लाने शुरू किए थे। उदाहरण 2-3 जैसे कि अतीत में क्या क्या आते हैं, तो उसमें जैसे कल क्या हुआ, उसके ये भी जो घटना होती है वो भी अतीत में आती है। 1 सेकंड पहले क्या हुआ वो भी अतीत में आती है। 10 दिन पहले क्या हुआ वो भी अतीत में आती है। 1000 वर्ष पहले क्या हुआ वो भी सब अतीत में। और इनके जाने कल क्या होता है, इसको जानने के तरीके को मैं सुना दे या फिर अखबार वगैरह में आ जाती है। 10 दिन पहले क्या है, टीवी या पुराना कोई अखबार निकाल के या पुराना खबर देखकर पता कर सकते हैं। 1000 वर्ष पहले क्या होता है, इसका पता 1000 वर्ष पहले क्या हुआ इसका पता करने की जो चीजें, वो पुस्तकें हैं, अभिलेख, पांडुलिपि और कुछ पद्धतियां वगैरह, तो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पता कर सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कि हम अतीत के अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं, अतीत के बारे में, अतीत से हम क्या क्या और चीजें जान सकते हैं। तो अतीत के अंदर हम कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है उससे लेकर, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है उससे लेकर, उसने जो युद्ध किए हैं या फिर उसका जो जीवन है, उसकी दैनिक जीवन प्रक्रिया, दैनिक जीवन जो उसके प्रत्येक दिन में वो क्या क्या करता है, वो सभी जानकारी हम अतीत के अंदर जान सकते हैं। तो क्या क्या, तो लोगों के खान पीने से, मतलब खाना पीना, लोग कैसे खाना पीना करते हैं, किस प्रकार का खाना खाते थे, उससे लेकर उनकी यात्राओं तक, वो कहाँ की यात्राएं करते थे, उनके दैनिक जीवन में, उनके दैनिक कार्य तक की हम जानकारी अतीत के अंदर रख सकते हैं कि उसने दिन में क्या क्या कार्य किए, शाम को क्या किया या फिर सुबह क्या किया। इस प्रकार हम अतीत के अंदर हर चीज जान सकते हैं। तो जो प्राचीन काल का जो अतीत है या फिर इतिहास है, उसमें सिर्फ शासकों, पुजारियों, व्यापारियों, आम लोगों के बारे में जान सकते हैं कि अतीत के अंदर शासकों के बारे में भी मिलती है, पुजारियों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, आम लोगों के बारे में, सभी लोगों के बारे में अतीत के अंदर जानकारी मिल जाती है। अभी देखिए, देखिए कि लोग कहाँ रहते थे, प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। शुरुआत में जब मानो
का उद्भव या मानव ने जब सर्वप्रथम जो जानवर से अलग हो रहने शुरू हुए, तो सर्वप्रथम लोग कहाँ रहने शुरू हुए? सर्वप्रथम लोग कहाँ रहने शुरू हुए? नदियों या घाटियों के नजदीक रहने सर्वप्रथम। क्यों रहने शुरू हुए नजदीक? ये घाटियों नदियों के नजदीक क्यों रहने? जैसे ये कोई नदी है, फिर इसके अंदर पानी बह रहा है, तो एक तो जहाँ पर नदी चल रही है तो वो उसके आसपास की जमीन क्या होती है? हरी भरी होती है। और पानी के यहाँ पर पानी के तो व्यक्ति भी जैसे कि प्राचीन काल में जो लोग थे आदिवासी वगैरह का, तो वो यहाँ की नदियों के पास आके पेड़ों में या फिर जो गुफाओं वगैरह होते हैं उसके अंदर आके रह जाते हैं। तो एक तो क्या होता है, जो पहाड़ के पास के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उससे वो फल फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, या फिर जो फल वगैरह होते हैं उससे वो प्राप्त हो जाती है। पत्तियां वगैरह होते हैं वो भी काम आते हैं, छाल होते हैं शरीर ढकने के लिए काम आते थे, इस प्रकार कंदमूल वगैरह तो वो काम आते हैं। पेड़ पौधे उससे ये फायदा हो जाता है। और क्या होते हैं कि भाई सभी जीव जंतुओं को सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो सभी जीव जंतु क्या करते हैं? नदी की तरफ आते हैं, जहाँ पर पानी बह होते हैं उसकी तरफ आते थे। तो ये पहले से ही तैयार होते हैं। जैसे कोई जीव जंतु इसकी नजदीक आता है, जैसे कोई भेड़ या फिर कोई जानवर कोई भी नजदीक आता है, तो ये पहले से तैयार रहते हैं, उनको शिकार करके मारकर शिकार करके खा जाते थे। तो ये जिस कारण ये नदियों के नजदीक रहने का फायदा कि पानी के हमने पढ़ा नहीं कि नदियों और घाटियों के किनारे या फिर जगह देते होंगे नजदीक रहते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि एक तो क्या मिल जाता है कि भाई पानी मिल जाता है, पानी की उपलब्धता मिल जाती है। और क्या, तो जीव जंतु पानी पीने आते हैं वो भी नदियों के नजदीक आते हैं। और क्या है कि पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो ज्यादातर नदी क्षेत्र के पास ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो उनके काम आ जाते हैं। और क्या है कि भाई नदी की जो नदी होती है फिर पानी क्षेत्र के आसपास की गुफाएं वगैरह होती है, नदियों से कटकर छोटी छोटी गुफाएं बन जाती है, तो उस गुफाओं के अंदर वो शाम को रह भी देते। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से नदियों या फिर जहाँ पर पानी के होते वहाँ रहते। तो आगे लगा लोग वहाँ ही क्यों रहते थे? तो एक तो पानी के कारण मिलते, पानी के कारण रहते थे क्योंकि पानी नदी के। और किस कारण रहते? शिकार के उपलब्ध क्योंकि जीव जंतु आ जाते वो शिकार भी कर देते और काम चल जाता। और क्या, पेड़ पौधों के उपलब्ध कारण नदी के पेड़ पौधे थे और नदी की पहाड़ी और गुफाओं में निवास करने के लिए लोग कहाँ का रहते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम लोग हम पढ़ते हैं कि अफ्रीका में सर्वप्रथम है जब मानव का उद्भव, फिर वो अलग अलग यात्रा करके महाद्वीपों के अलग अलग भाग में गए। तो भारत में सर्वप्रथम मनुष्य कहाँ रहना शुरू हुआ, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखो भारत में लोग कहाँ निवास करना, या कह लो भारत में लोग विभिन्न स्थानों पर सर्वप्रथम रहते थे। कि भारत में लोग सर्वप्रथम किस किस स्थानों पर निवास करते थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम दिशा है भारत की, ये भारत देश की इस साइड की जो दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा, इस दिशा में कहाँ रहते थे? सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ती है। तो सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के पास रहते थे। और यहाँ पर एक नदी भी चलती है, सिंधु नदी चलती है। तो सिंधु उसकी सहायक नदी अपनी यहाँ से चलती है। तो नदियों के पास यहाँ पर सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों में सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम दिशा में भारत में यहाँ पर रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? एक नोट योग्य बात है कि सबसे पहले जो मानव ने जिसकी फसल बोई थी वो बोई थी गेहूं और जौ की। ये कब हुई थी? आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व है जब सर्वप्रथम है जब गेहूं और जौ की फसल उगाई थी। तो किसी ने बोला कि मानव ने सबसे पहले किसकी फसल उगाई? तो गेहूं और जौ की सर्वप्रथम फसल उगाई। और क्या, और कहाँ रहते थे? और भारत के उत्तर पूर्व में, ये जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र है यहाँ पर है गारो की पहाड़ी जो मेघालय वगैरह यहाँ पर रहते थे। तो गारो की पहाड़ियों के अंदर उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों के अंदर रहते थे और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी। मध्य भारत मतलब भारत के बीच में ये कहाँ रहते? तो ये रहते थे विंध्याचल पर्वत में। भारत के बीच में से विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के आसपास जो नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर रहते थे। उत्तर पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र की वो घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसके आसपास रहते थे। यहाँ पे रहते थे विंध्याचल के अंदर नर्मदा नदी उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे। तो क्योंकि पानी की उपलब्धता, पानी की जरूरत होती है, इस कारण नदियों के रहते थे शुरुआत में। और भारत में सिंधु व गंगा नदी उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी शब्द सहायक नदी किसे कहते हैं? ये कोई मुख्य नदी है, उसके अंदर जाकर और कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। भारत में सिंधु व गंगा नदी भारत की दो मुख्य नदी तंत्र, एक है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और एक है गंगा नदी तंत्र। नदियों के लोगों ने सर्वप्रथम जो बसना शुरू किया था वो नदियों के किनारे या फिर जहाँ पर नदी वगैरह पानी होता है वहाँ पर बसना शुरू किया। तो ये कब 4700 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम नगर वगैरह इस तब हुए। और तटीय मतलब तट के आसपास कब बसने शुरू हुए? तो तट के आसपास से देखो 2500 वर्ष पूर्व बसने जहाँ लगा 2500 वर्ष पूर्व तटीय नगरों की स्थापना है। तो नदियों के नजदीक बसने हुए शुरू हुए 4700 वर्ष और उससे कुछ साल बाद में कुछ 100 बाद में 2500 वर्ष पूर्व जो तटीय नगरों के पास में लोग बसने शुरू हुए।
अब हमने पढ़ा कि पहले कि नदियों के किनारे बहुत सारे शहर स्थापित हुए, नदियों के पास बहुत सारे नगर स्थापित हुए। तो उनमें से प्राचीन काल के सबसे प्रमुख जो नगर था उसका नाम था मगध। मगध शहर जो कि वर्तमान में बिहार में आया हुआ है। और मगध जो साम्राज्य है वो मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, शुंग वंश के बहुत सारे राजवंशों का केंद्र भी था। तो जो मगध राजवंश है, मगध शहर बिहार में है। और प्राचीन काल में भारत का सबसे शक्तिशाली ताकतवर समर्थ यानी धनी विशाल बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ये जो मगध जो शहर है गंगा नदी उसकी सहायक नदियों के बीच में था। ये गंगा नदी के दक्षिण में और उसकी सहायक नदियों के बीच में घिरा हुआ था। तो जो ये मगध शहर है ये कहा गया है कि भाई सबसे शक्तिशाली या समर्थ है। तो शक्तिशाली समर्थ किस कारण था? क्योंकि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों इसके आसपास बहती तो उसका जो क्षेत्र था वो बहुत उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण लोग धीरे धीरे वहाँ बसने आने शुरू हुए। लोग बसने शुरू हुए तो धीरे धीरे राजा उसके पास से टैक्स वगैरह लेते तो देश राज्य भी धीरे धीरे समृद्ध होता गया। तो जैसे जिनके पास पैसे आ गए, ज्यादा समृद्ध हो गए, तो उसने विशाल सेना रखनी शुरू कर दी। और विशाल सेना रखनी शुरू हुई तो आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको भी जीतना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे इस नदी के कारण देखो सबसे पहले वो शक्तिशाली हो गए। किस कारण हो गए? क्योंकि उसका जो क्षेत्र था वो उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण बहुत सारे लोग वहाँ पर बस गए। जैसे उनकी आय वगैरह आय से क्या राज्य समृद्ध हो गया, मतलब पैसे वगैरह आ गए तो अमीर हो गए। फिर उसने अपनी सेना वगैरह रखनी शुरू कर दी। सेना रखनी शुरू की तो उसने सेना बनाकर आसपास के जो नजदीकी राज्य थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपने साम्राज्य का क्या कर दिया, फैलाव कर दिया। साम्राज्य क्या हो गया? विशाल हो गया। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य क्या हो गया? ताकतवर हो गया। ये कौन सी नदियों के आसपास है? गंगा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैला था। तो गंगा उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। गंगा की कुछ सहायक नदियां यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि गोमती, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, ये उस गंगा उसकी सहायक नदियां हैं। अब आज भी देखते हैं, प्राचीन समय में देखते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? यात्राएं करते थे। तो आज जो प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे? एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते थे? हम जैसे कि पढ़ते हैं कि भारत की खोज है देखो अपने